Hello friends, you are welcome in PVP Law online classes. I am Pankaj Kumar Tripathi and today I will discuss on a question asked in 2015 UP PCSJ mains. So you are welcome in मेंस स्पेशल क्लासेस. आपका मुख्य परीक्षा विशेष का क्लास में स्वागत है और आज मैं 2015 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन सिविल सेवा जूनियर डिवीजन में प्रश्न पत्र 2 यानी प्रक्रिया के प्रश्न पत्र में साक्ष्य विधि से आए प्रश्न पर चर्चा करूंगा. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन अ क्वेश्चन which has been asked in paper number 2 which is on procedural law in 2015 in the mains examination of UP PCSJ. There are three parts in this question. Question number 7, 7A, 7B and 7C. I will discuss only 7A which is of 20 marks. So this question is reserved for 20 marks. 20 marks are reserved for this question. Okay? ये 20 नंबर का प्रश्न है. 7 ख 10 नंबर का और 7 ख ग 10 नंबर का, यानी टोटल 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. इसका क्लॉज खंड 1 क्लॉज ए इज ऑफ 20 मार्क्स. अब मुख्य परीक्षा में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका बहुत महत्व होता है. इस नाते आप क्रॉस चेक जरूर करिए कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिखने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स उसके रिजर्व किए गए हैं. इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर हम कम में भी लिख सकते हैं और ज्यादा में भी लिख सकते हैं. एक एवरेज आंसर से कम में भी लिख सकते हैं और उससे ज्यादा में लिख सकते हैं. कितने मार्क्स रिजर्व किए गए हैं, जनरली इसका इफेक्ट टाइम पे होता है. तो अगर हम 20 मार्क्स का कहें तो 200 होल मार्क्स में से 20 यानी 10% टाइम आपको इसमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि 10% मार्क्स इसके लिए रिजर्व है. टोटल 180 मिनट्स का एक पेपर के लिए ड्यूरेशन होता है. 3 hours is equal to 180 minutes. So 10% of 180 minutes is equal to 18 minutes. तो आपको 15 से 20 मिनट में उत्तर लिखना है. शुरू में अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप 20 मिनट्स यूज कर लेंगे और अगर इसको बाद में करेंगे तो 15 मिनट्स करेंगे, क्योंकि शुरू में हम आंसर स्लो लिखते हैं, बाद में बहुत तेज लिखते हैं. ये नेचुरल हैबिट है. तो आपको 15 to 20 मिनट के गैप पर इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना है. इतने में ही आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बारे में थिंक करना और आंसर भी लिखना. वैसे अगर 15 मिनट्स में लिखने की प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा होगा. मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहली जरूरत होती है टू ट्रेस व्हाट यू हैव टू राइट डाउन. इस बात को पता लगाना कि आपको लिखना क्या है. And for knowing it, there is only source, and that is the question. क्या लिखना है यह जानने का एकमात्र साधन है वो प्रश्न. तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं. मृत्युकालिक घोषणा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए. मृत्युकालिक घोषणा जो धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है के आवश्यक तत्वों की विवेचना, उसके आवश्यक तत्व को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं. ठीक है. फिर दूसरा इसमें पूछ रहे हैं मृत्युकालिक घोषणा कब सुसंगत होती है. तो एक विवेचना करना है तत्वों की और फिर बताना है सुसंगतता कब है. जब मैं यहां तक देखता हूं तो पाता हूं कि इन दोनों का उत्तर बेयर एक्ट से हो जाएगा. इसके एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 32 क्लॉज 1 सेक्शन 1 नहीं, क्लॉज 1 में लिखे हुए हैं और वहीं इसकी रिलेवेंसी कब होगी ये भी लिखा हुआ है. इसका थर्ड पार्ट है क्या मृत्युकालिक घोषणा दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है. प्रश्न के इस खंड का उत्तर बेयर एक्ट में नहीं है,
तो आप कुछ भी इसका उत्तर करेंगे तो सोर्स ऑफ लॉ आपको खोजना पड़ेगा, यानी इसका उत्तर जो कुछ भी आप देंगे वो केस लॉ से देंगे, बिकॉज यू हैव ओनली टू सोर्सेस, इधर द बेयर प्रोविजन और द केस लॉ. So the two part of the question would be answered on the basis of the bare provision as provided under section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act. But the third part, that can dying declaration form the sole basis of conviction, has not been addressed in bare act. Nowhere the value of any evidence has been provided in the Evidence Act except admission. ओके और उसके मामले में स्वीकृति में भी केवल इतना लिखा है कि ये विबंध होगी, इट इज टू बी डील्ड एज स्टॉप, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा. साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी किसी साक्ष्य का मूल्य नहीं लिखा गया है. तो जब कभी किसी साक्ष्य की वैल्यू पूछी जाए, उसकी विश्वसनीयता पूछी जाए, तो वहां पर आपको केस लॉ का उदाहरण देना होता है. तो हमने पता लगा लिया कि इस प्रश्न के उत्तर में इसके पहले दो भाग के उत्तर हम बेयर प्रोविजन से देंगे और शेष इसका तीसरे भाग का उत्तर केस लॉ के आधार पर देंगे. ठीक है. अब बात आती है कि इसे लिखा कैसे जाए, कहां से शुरू किया जाए. चूंकि टोटल क्वेश्चन ये डाइंग डिक्लेरेशन पर है, तो इस नाते एक इंट्रो के तौर पर हमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिखनी चाहिए, एक इंट्रो के तौर. ठीक है. हम उसमें क्या लिखेंगे कि मृत्युकालिक घोषणा को धारा 32 के खंड 1 में सुसंगत घोषित किया गया है और अनेक महत्वपूर्ण मामलों में इसे दोषसिद्धि का बहुत विश्वसनीय साक्ष्य माना गया है. मृत्युकालिक घोषणा से तात्पर्य मृतक के उस कथन से है जिसमें धारा 32(1) की सभी शर्तें पूरी होती हैं. ठीक है. या आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं शुरू में कि मृत्युकालिक घोषणा से मृतक के ऐसे कथन से है जिसमें वह अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में जिसमें उसकी मृत्यु हुई है कोई कथन करता है. डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स a statement made by deceased person through which he expressed either the reason of his death or about the transaction in which the death was laid. तो ये आपको लिखना पड़ेगा. अब आप इसेंशियल एलिमेंट पर आएंगे. एक्ट पर सेक्शन 32 क्लॉज 1, the essential element of dying declaration are as dying declaration must be in form of statement. The maker of statement must have been deceased. वो मर चुका हो, उसका मरना निश्चित है. If he is alive. अब यहीं पर सेक्शन 32(1) से आगे का एक सेक्शन 136 ऐड हो जाएगा, 104 ऐड होगा कि अगर वो जिंदा है तो उसका कथन डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे नहीं बल्कि 157 या 21 के एक्सेप्शन 1 में एज एन एडमिशन यूज होगा, या 157 में कोरबोरेशन के लिए यूज होगा, या 155 में कंट्राडिक्शन के लिए यूज होगा. तो ये सारी बातें यहीं लिखनी पड़ेगी आपको. और एक बात और कि जो कोई मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य बनाना चाहता है वह यह साबित करेगा कि कथनकर्ता की मृत्यु हो चुकी है. न्यायालय का धारा 136 में न्यायालय का कर्तव्य है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि कथनकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, और इसके लिए वह जो कोई व्यक्ति, जो कोई पक्षकार मृत्युकालिक कथन पेश करता है उससे यह साक्ष्य मांगे कि वह साबित करे कि कथनकर्ता की मृत्यु हो चुकी है. ठीक है. 136, 104 में सबूत का भार उस पर होगा जो मृत्युकालिक कथन. तो अब जरा आप देखिए कि आपको कितनी धाराओं का जिक्र करना पड़ गया. केवल एक लाइन, जैसे ही एक लाइन आएगी कथनकर्ता की मृत्यु हो गई, कि यह कि कथनकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो, यह कि कथन किसी भी रूप में हो, लिखित, मौखिक, संकेतों से, इशारों से, किसी भी रूप में हो, या पिन
एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला 1885 का केस आ जाएगा, जहां इशारे से किए गए कथन को भी डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, कंडक्ट नहीं माना गया। तो कथन किसी भी रूप में हो सकता है। तो कथन किसका होना चाहिए? अब देखिए, ज्यादा नंबर पाने हैं। मृत्युकालिक घोषणा होने को के लिए आवश्यक तत्वों को इन प्रश्नों के रूप में समझा जा सकता है। कथन किसका होना चाहिए? मृतक का, वह जो मर चुका हो। इस पर अब आप लिख दीजिए कि उसका मृत होना साबित करना पड़ेगा, अन्यथा वह कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में संगत नहीं होगा, बल्कि स्वीकृति के रूप में धारा 21 के अपवाद संख्या 1 में अथवा संपुष्टि के रूप के संपुष्टि के लिए 157 में या खंडन के लिए 155 में प्रयुक्त होगा। अगर वो जीवित है तो, और साक्षी के रूप में आता है तो, साक्षी के रूप में आता है तो 157 158 तब लागू होगा जब कथन करता साक्षी के रूप में न्यायालय में आएगा, अदरवाइज नहीं। बट 21(1) के रूप में यूज हो जाएगा। सपोज करिए घायल हुआ, मरा नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, कोमा में है, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, तो ये आपने लिखा। दूसरा, कथन कैसा होना चाहिए? लिखित मौखिक संकेतों द्वारा। कथन का विषय क्या होना चाहिए? तो या तो वह मृत्यु के कारण के बारे में हो। जब वह मृत्यु के कारण के बारे में होगा तो उस घटना के घटित होने के बाद का होगा जब जिससे उसकी मृत्यु हुई है, अथवा उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। यहां वो उसके उस घटना के घटित होने से पहले का भी हो सकता है, तो आपको दृष्टांत देकर यहां लिखना पड़ेगा। और यहीं पर संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में हो, इस पर पाकला नारायण स्वामी का केस आपको लिखना पड़ेगा कि पीएन स्वामी का केस इस विषय पर महत्वपूर्ण दृष्टांत है, जिसमें मृतक कर्ज वसूलने के लिए अपने लेनदारों के पास जाता है, देनदारों के पास जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि ये देखो पत्र आया है, मैं जा रहा हूं लेने, और वहां उसकी बॉडी ट्रंक में पाई जाती है। उसके कथन के इस भाग को मृत्युकालिक कथन माना गया, क्योंकि वो उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में था जिसमें आगे चलकर उसकी मृत्यु हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई कथन मृत्युकालिक कथन होगा, चाहे कथनकर्ता को तत्समय उसकी मृत्यु का अनुमान हो न हो, मृत्यु की प्रत्याशा हो अथवा न हो। यह इसी बात से निकल के आता कि मृत्यु के किसी संव्यवहार के बारे में है, तब भी उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में जिसे मृत्यु हुई है, तो तब भी अगर मृत्युकालिक कथन है तो प्रत्याशा हो या न हो, यह स्पष्टीकरण में लिखा भी है धारा में। तो इस प्रकार आवश्यक तत्व क्या हो गए? यह कि कथनकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो, यह कि कथन मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार किसी परिस्थिति के बारे में हुआ जिसे मृत्यु हुई हो, और यह कि वह कथन लिखित मौखिक अथवा किसी भी रूप में हो। यदि ऐसा है तो, अब इसमें सारे दृष्टांत केस मैंने बता दिया, उसको आपने लिख दिया, तब आप लिखेंगे कि यदि कोई कथन मृत्युकालिक कथन है तब वह प्रत्येक उस मामले में सुसंगत होता है जिस मामले में उस कथनकर्ता की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, चाहे मामला दांडिक हो या सिविल मामले का उदाहरण ले लीजिए। कहीं कोई व्यक्ति इंश्योर्ड था, कैसे डेथ हो गई, एक्सीडेंट से मौत होने पर पैसा मिलना था, तो उसने बताया कि फला ट्रक वाले ने धक्का दे दिया। या सिविल मामले में एक केस और भी होता है, हत्यारा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। मृतक ने बताया कि मेरे भाई ने चाकू मारा है, बेटे ने मुझे गोली मार दी, ठीक है। पत्नी ने बयान दिया है कि पति ने जलाया है, तो पति उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो भी सिविल केस है, सेक्शन 25 हिंदू सक्सेशन एक्ट या मुस्लिम लॉ में भी है। तो आप वहां उदाहरण दे लीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बात और भी लिखिए कि मृत्युकालिक कथन के लिए अनिवार्य है कि कथनकर्ता की खुद की मृत्यु के बारे में हो। यदि वह किसी अन्य की मृत्यु के बारे में है तो मृत्युकालिक कथन नहीं, वो अन्य किसी भी कैटेगरी में जा सकता है, बट वो मृत्युकालिक कथन है। मृत्युकालिक कथन होने के लिए आवश्यक है कि स्वयं कथनकर्ता की मृत्यु के बारे में हो। ठीक है। अब आती है बात, कैन डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? इसका उत्तर है एस, इट मे बी। हां, ऐसा हो सकता है। और इस पर जब आप केस लॉ पढ़ेंगे तो बहुत सारे केसेज हैं। मृत्युकालिक कथन यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है और उसमें किसी भी तरह का डाउट अराइज नहीं हो रहा है, तो यह इतना महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि वह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। यहां तक कि मजिस्ट्रेट की बजाय किसी सामान्य व्यक्ति से भी किया गया है और वह अन्य परिस्थितियों में सत्य प्रतीत होता है,
तो तब भी वह विश्वसनीयता के आधार पर दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। अर्थात मृत्युकालिक कथन कब कहां कहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत सारे केस मिलेंगे आपको, बंडल भर केसेस है, कोई एक दो केस नहीं है, कोई ऐसे मत सोचिएगा कि कोई दो चार इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन को सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बनाया गया है, बहुत सारे केसेस को। ठीक है, जैसे यहां मैं केस पढ़ रहा हूं, मुथु कुट्टी बनाम स्टेट AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। मरने वाली स्त्री ने यह कहा था कि ससुर व सास ने मिलकर उसे अग्नि के हवाले किया था। दोष सिद्धि को उचित माना गया बिना किसी संपुष्टि के। ठीक है, 302 के अधीन भी की गई। आर मनी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006, मृत्युकालिक कथन संपूर्ण रूप से विश्वसनीय होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो केवल साक्ष्य हो सकता है पर दोष सिद्धि का आधार नहीं। तो इसकी विश्वसनीयता, क्या ये सोल ग्राउंड हो सकता है, यह तब जबकि कथन विश्वसनीय प्रतीत हो, यानी अगर कथन उसने किया यह साबित हो जाता है और उसे पूरा देखने का समझने का अवसर था, परिस्थितियों को समझने का और उस पर बयान देने का, उस पर सही अनुमान निकालने का अवसर था, किसको, मृतक को। विश्वसनीय होने के दो आधार है, एक तो कि कथन करता जो मर गया उसके अंदर उस फैक्ट को परसू करने की पावर होनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है, आंख से देख नहीं पा रहा और रात में उसको चाकू से मारा गया है, अब वो बोलता है फला ने मारा, वो कैसे देख पाया होगा, डाउट क्रिएट हो जाएगा। या जो उसका बयान लेकर आ रहा है वो उसका नाम ले रहा है जो उसका दुश्मन है, तो थोड़ा वहां भी डाउट हो सकता है, जबकि मृतक से उसे कोई दुश्मनी नहीं है, जिसको मारा गया था उससे उसे कोई दुश्मनी नहीं, जो बयान दे रहा है कि मुझसे उसने कहा, उससे उसकी दुश्मनी है, तो डाउट हो जाएगा। यहां पर आपको सेक्शन 158 भी लिखनी पड़ेगी जब विश्वसनीयता की बात आएगी, कि मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 158 के अनुसार के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें उन सभी प्रश्नों को उठाया जाएगा जो यदि कथनकर्ता जीवित होता और वो ऐसा कथन, मृत्युकालिक कथन जो यहां किया, जो आ रहा है, वो स्वयं न्यायालय में करता तो उससे आक्षेप के तौर पे पूछे जाते। वे सभी प्रश्न किए जाएंगे। इन प्रश्नों के सापेक्ष, इन प्रश्नों के आलोक में यदि न्यायालय यह पाता है कि कथन पूरी तरह से विश्वसनीय है तो वह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। ठीक है, मैं मुख्य परीक्षा के लिए विशेष कक्षाएं आरंभ करने जा रहा हूं आने वाले सोमवार से, आज से एक सप्ताह बाद। तब तक मैं एक एक वीडियो के क्वेश्चन भी डालता रहूंगा। ठीक है, संस्थान से संपर्क करने के लिए आप 8957568536 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी 2003 से यानी 20 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूं, PCSJ के लिए पढ़ाता हूं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचिए। ठीक है, मंजिल पाना केवल मेरे बस में नहीं है कि मैं दावा कर दूं, मैं, आप और अन्य तमाम तथ्य मिलकर के, तमाम फैक्टर्स मिलेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। तो मैं अकेले दावा नहीं कर सकता कि मेरे साथ आइए और सफल हो जाइए। हाँ, आप मेरे साथ आएंगे, हम मंजिल के करीब पहुंचाएंगे आपको। और कल यानी मंगलवार को, कल यानी 14 फरवरी को शाम 7:30 बजे से CPC की क्लास शुरू होने जा रही है, जिसमें 5 दिन 200 रुपए के रजिस्ट्रेशन पर मैं पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद फी ली जाएगी। जो लोग सेटिस्फाइड होंगे, क्लास आगे ज्वाइन करना चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे, उनसे पूरी फीस ली जाएगी। तो जो लोग भी इच्छुक हैं जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी PCSJ के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, मेंस में, वो भी उस क्लास में चाहे तो जुड़ दें ताकि CPC कम से कम तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।